Hello everyone, welcome to the Chanakya batch for skill development and vocational training. इसमें हम लास्ट मॉड्यूल 5 कवर करेंगे। मॉड्यूल 5 में अभी हमने देखा लेक्चर फिफ्थ का नेक्स्ट पार्ट इसमें हम कवर करेंगे। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 में जो आई। तो अभी के लिए उसी का कुछ पार्ट रह गया था जिसमें हमने गवर्नेंस स्ट्रक्चर तक कवर किया था। इस पार्ट में हम फाइनेंसिंग एंड मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन हम कवर करेंगे। तो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे नेशनल पॉलिसी नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटर 2015। तो हमने इसका विजन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर कवर किया लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले, पहले तो हम कवर करेंगे फाइनेंसिंग, इस पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंस की क्या व्यवस्था रहेगी, एंड देन विल कवर द मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, कैसे उसकी मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन होगा। फाइनेंसिंग की बात करते हैं। एज वी नो दैट पब्लिक फंड्स आर फाइनाइट्स। गवर्नमेंट की जो फंडिंग है दैट इज फाइनाइट and will not be able to cover the magnitude of the challenge of skill India। तो स्किल इंडिया हम कराना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत है, इतना सफिशिएंट बजट पब्लिक फंड्स नहीं है। तो अब अल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग हमें करनी पड़ेगी। तो इसी के लिए NSDF सेटअप किया गया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं मॉड्यूल 3 में, बट ये मॉड्यूल 3 का पार्ट भी इसे बोल सकते हैं, जो दोनों की पॉलिसी है, क्योंकि फिर मैंने ये एक साथ रख दी है, दोनों पॉलिसी और MP यूथ पॉलिसी। बट अगर इन दोनों पॉलिसीज को जब हम बात करें स्किल डेवलपमेंट पॉलिसीज को उसके साथ ही पढ़िएगा, देन यू विल कोरिलेट इजीली। तो हुआ क्या कि द रीजन क्या, द पब्लिक फंड्स कौन कौन से, जैसे पब्लिक फंड का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग एंड स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग आर फाइनाइट्स and will not be able to cover the magnitude of the challenge of skilling India। स्किलिंग इंडिया का जो चैलेंज है उसको काफ़ी बड़ा चैलेंज है और हमारे पास इतनी फंडिंग का मैकेनिज्म नहीं है। हेंस अल्टरनेट फंडिंग सोर्स इज रिक्वायर्ड। तो फिर कैसे करेंगे, तो इसीलिए NSDF नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड was set up by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए फंड जब सेट किया गया तो आगे पब्लिक ट्रस्ट भी सेटअप की गई। इसको हम डिटेल में देख चुके हैं, उसके साथ लिंक करिएगा। पब्लिक ट्रस्ट
सेटअप करी गई, उसको हम बनाया गया कस्टोडियन ऑफ फंड। ये क्या करेगी? मोबिलाइज द फंड फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टू अट्रैक्ट फंड्स to attract funds from industry, companies will be encouraged to spend at least 25% of their CSR funds on skill development initiatives directly or through NSDF to attract funds from the industry। अब NSDF तो आ गया, इसमें पैसा कैसे आएगा? तो कैसे कैसे होगा कि इंडस्ट्रीज कंपनीज वो इनक्रेज करी जाएंगी, इसलिए कि भैया 25% ऑफ जो CSR की फंडिंग है उसके थ्रू आप अपना जो फंड है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में स्पेंड करिए डायरेक्टली या फिर NSDF के थ्रू करिए। नेक्स्ट, इंडस्ट्री should earmark at least 2% of its payroll bills for skill development initiatives in their respective sectors। The funds can be channelized through SSCs। This fund can be channelized through SSCs or NSDF। नेक्स्ट अगर हम बात करें, all the government schemes, all the government schemes across sectors will be encouraged to apportion a certain percentage (10% of the scheme budget towards skilling of
ह्यूमन रिसोर्सेस, इन लोकल रीजन, in the required sector. Further, the government may consider other options including cess etc. to raise funds for meeting the requirements of this sector. The credit guarantee fund, the credit guarantee fund for skill development and national credit guarantee trustee company has been set up to support the initiative of loans for the purpose of skilling and will be used to leverage credit financing in the skill landscape. फर्दर हम अगर बात करें क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट worth rupees 3000 crore per year has already been initiated under PM Mudra Yojana through NCGTC. वो जो गारंटी ट्रस्ट कंपनी, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, तो इसको एक बार और रिवाइज करते हैं फाइनेंसिंग को। देखिए, नेशनल पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 की बात कर रहे हैं। इसमें फाइनेंस कैसे कैसे किया जाएगा, हमें पता लग गया कि पब्लिक फंड्स, जो पब्लिक फंड्स है गवर्नमेंट के पास,
they are very limited. State government center, they are very finite. I will not be able to cover the magnitude of the challenges of skill India. तो भैया फिर करें क्या? फिर अल्टरनेट फंडिंग का कुछ व्यवस्था किया जाए। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया एक NSDF के नाम से एक फंड स्टेब्लिश कर दिया, सेटअप कर दिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड। और कस्टोडियन ऑफ फंड बना दी एक पब्लिक ट्रस्ट, जिसका CEO वगैरह होगा। हमने सारा कुछ इसका डिटेल में देखा हुआ है हमने मॉडल 3 में। पब्लिक ट्रस्ट के NSDF को कैसे मॉनिटर किया जाता है, इसमें क्या क्या फंड है। तो इसका काम क्या है? मोबिलाइज दी फंड फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब मोबिलाइज कहाँ से करेंगे? रिपब्लिक। अब ये पब्लिक ट्रस्ट NSDF में जो पैसा आएगा इंडस्ट्रीज वगैरह से, ये डोनेशंस में भी आ सकता है। तो उसको किस तरीके से क्या क्या प्रोविजंस रखे जिससे पैसा आए। तो इन्होंने ये सबसे पहला प्रोविजन किया कि फंड अगर अट्रैक्ट करना है इंडस्ट्रीज से, कंपनीज से, तो ये इन्होंने इनकरेज किया कि जो CSR रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है 2% ऑफ द प्रॉफिट्स, उसमें 25% आप स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में। तो ये फैक्ट याद रखना है, 25% ऑफ दियर CSR फंड्स। कंपनीज को बोला गया है कि इतना आप स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में डायरेक्टली खर्च करिए या फिर NSDF में जमा कर दीजिए। इंडस्ट्री शुड ईयरमार्क एट लीस्ट 2%। तो 2% जो है ना, एट लीस्ट 2%। कहाँ पे? जो पेरोल बिल्स हैं, जितना बिल इसके जनरेट हो रहे हैं सैलरीज वगैरह में, उसको उसका 2% स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में खर्चा करिए। और रेस्पेक्टिव सेक्टर्स, जो भी सेक्टर्स में वो इंडस्ट्री काम कर रही है। एंड दिस फंड कैन बी चैनलाइज थ्रू SSCs, जो सेक्टर स्पेसिफिक काउंसिल्स हैं, उनके थ्रू चैनलाइज किया जा सकता है, या फिर ये डायरेक्टली NSDF के थ्रू किया जा सकता है। तो 2%, दो चीज़ें आ गई। एक तो पेरोल बिल्स जो है उनके 2% कम से कम अपना इसमें रखिए पर्टिकुलर सेक्टर में, या SSCs के थ्रू, NSDF के थ्रू, या फिर 25%। मतलब दूसरा एक पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट 25% जो CSR है उसको आप स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में खर्चा करिए। आगे ऑल द गवर्नमेंट सेक्टर्स स्कीम्स, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स की जितनी भी स्कीम्स हैं, all the government sectors schemes across sectors will be encouraged to apportion a certain percentage, that is 10% of the scheme। जो 10% की, जो 10% of the scheme का जो जितना बजट है ना, जैसे मान लो 100 रुपये किसी स्कीम के लिए निकले, तो 10 रुपये वो खर्चा करने टुवर्ड्स स्किलिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन लोकल रीजन इन दी रिक्वायर्ड सेक्टर। जिस रिक्वायर्ड सेक्टर में वो मिली है, बजटिंग मिली है, उसका 10% आपका बजट में वो करना है। 10% ऑफ द स्कीम बजट टुवर्ड्स स्किलिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन लोकल रीजन। आगे द गवर्नमेंट में कंसीडर अदर ऑप्शंस इंक्लूडिंग दी सेस वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट सेस वगैरह। अब सेस थोड़ा पार्ट है इकोनॉमी का, कि सेस में और टैक्स में क्या डिफरेंस है, वो सब इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इतना आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास इसमें ये भी व्यवस्था है कि स्किल डेवलपमेंट सेस भी लगाया जा सकता है। और उसका जो जैसे पॉलिटी का भी पार्ट है, जैसे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है ना, तो वो उनमें पैसा कैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, पब्लिक अकाउंट फंड में जाएगा डायरेक्टली, वो उन दोनों का कंसेप्ट होता है, पॉलिटी का पार्ट है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को पॉलिटी जो थ्रू पॉलिटी इकोनॉमी जो थोड़ा बहुत जानते होंगे उनको समझे, सेस पे एक्स्ट्रा ऐसे चार्ज नहीं होती, डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाता है, ये बटने वाला नहीं है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट, एक ऐसा फंड आता है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में शेयर होता है, शेयर नहीं होता, शेयर वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग उसमें जाता है और वहाँ से वो अपने उसके काम में यूज़ करता है स्किल डेवलपमेंट के। टू रेज फंड फॉर द मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्टर, तो वो गवर्नमेंट उसमें सेस भी लगा सकती है, ये भी प्रोविजन है। अब देखिए, जब लोन की फैसिलिटी भी दी गवर्नमेंट ने। अब लोन की फैसिलिटी में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अगर बाई चांस जिसने भी लोन लिया है वो उसको जमा नहीं कर पाए, तो उसकी गारंटी कैसे दी जाएगी, क्या करा जाएगा उसके लिए। तो उसके लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, द क्रेडिट गारंटी फंड, क्रेडिट गारंटी फंड स्किल डेवलपमेंट के लिए ये भी स्टार्ट किया। एंड जिसको इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, इसको इसकी
और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, सेटअप कर दी, दो चीज़ें सेटअप करी। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, जिस तरह से फंड वहाँ भी था, अब ये फंड किस लिए है कि जो लोग इस चीज़ को वो कर जाएंगे, डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, उन लोगों की कैसे वो कंपनी जहाँ से लोन लिया जा रहा है उनको कैसे वो कर पाएंगे, उसकी भरपाई कैसे होगी। तो ये इसके थ्रू होगी। हैज़ बीन सेटअप टू सपोर्ट द इनिशिएटिव ऑफ द लॉन्स फॉर द पर्पज ऑफ स्किलिंग एंड विल यूज फॉर लेवरेज क्रेडिट फाइनेंसिंग इन द स्किलिंग लैंडस्केप। एंड एक क्रेडिट गारंटी फंड, ऐसे ही जैसे ये तो उसके लिए हो गया स्किल डेवलपमेंट के लिए, ऐसे ही एक क्रेडिट गारंटी फंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए भी ओपन किया गया, बढ़ावा देने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप। एक क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो सेटअप। इसमें टारगेट 3,000 करोड़ पर ईयर हैज बीन ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड अंडर दी पीएम मुद्रा योजना थ्रू ये जो आपका नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। तो पीएम मुद्रा योजना को थोड़ा सा चले जाइए इसके अंदर में, ये तीन इसके कंपोनेंट्स होते हैं। एमएसएमईज के लिए बेसिकली ये होती है, इसको आई थिंक नाबार्ड इसको रन करता है, और मुद्रा योजना में वो तरुण शिशु किशोर वो वाले कंपोनेंट होते हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा देखिए कब इनिशिएट हुई, तो ये इसको थोड़ा सा गो थ्रू हो जाइएगा। अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं इसका, जो बात करेगा मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन की। मॉनिटरिंग एंड evolution of the policy। अगर हम इस पॉलिसी की बात करें, पॉलिसी structured as an outcome oriented पॉलिसी। आउटकम ओरिएंटेड पॉलिसी का क्या मतलब हो गया, जैसे हमने बहुत सारी स्कीम्स भी देखी थी आउटकम ओरिएंटेड का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ये हो गया कि इस पॉलिसी का कुछ बजट, जैसे स्टेप्स में, जैसे हमने इस संकल्प स्कीम देखी, हमने स्ट्राइव स्कीम देखी, उनमें बजट जब भी रिलीज होता है जब कोई प्रॉपर आपको कुछ पोर्शन कंप्लीट करके देता था मॉड्यूल वाइज। तो उसी तरीके से ये आउटकम है, मतलब पहले आउटकम दो तब जाके आगे चीजें स्टेप होगी, रिजल्ट ओरिएंटेड। सो इट इज desirable to be regular monitoring and evolution of the initiatives to ensure that best practices can be scaled and corrective measures can be introduced. Further, government set up PIU, policy implementation unit to review the implementation and progress of the various initiatives under policy।
फर्दर हम अगर देखें तो द PIU Policy Implementation Unit is housed in MSDE with secretary as chairperson, a representation from नीति आयोग। देखो नीति आयोग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ये भी कब इस्टेब्लिश हुआ है, 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। CEO कौन है, चेयरमैन कौन होता है, और पहला CEO, पहला चेयरमैन, करंट CEO, करंट चेयरमैन, इस तरह की चीज़ें। और वाइस वाइस चेयरमैन ऑल्सो, तो चेयरमैन तो इसका वो PM होता है, वाइस चेयरमैन भी पता होना चाहिए नीति आयोग के बारे में, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पूछ लिया जाता है। फर्दर PIU विल बी responsible to National Skill Development Mission. It will presents its reports findings to steering committee of mission every quarter. Further, 5-year targets set up for stakeholders by PIU for impact assessment। 5 ईयर का टारगेट दिया गया भाई, 2015 में आई, और कितना टारगेट को दे दिया कि 5 साल के बाद इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। क्या इसका इम्पैक्ट रहा है इंडस्ट्री का, इस इंडस्ट्री का, क्या स्किल प्रॉपर की स्किलिंग इंडिया वाला विजन कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो पाया है। तो ये 2020 में ड्यू है, ड्यू इन 2020, बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, बट कुड नॉट implement because of outbreak of कोविड आ गया था, तो उस वजह से तो नहीं हुआ। अभी ये ड्यू है, कभी भी ये पॉलिसी का रिव्यू पॉसिबल है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन में हमारा क्या बताया हमने कि पॉलिसी स्ट्रक्चर्स इज ना आउटकम ओरिएंटेड पॉलिसी। तो आउटकम ओरिएंटेड पॉलिसी है, क्योंकि हमें जब रिजल्ट मिलेगा तभी हम आगे काम करेंगे। सो इट इज डिजायरेबल टू रेगुलर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, तभी तो और आउटकम आएगा जब रेगुलर मॉनिटरिंग एवोल्यूशन होगी। और इट्स इनिशिएटिव टू इंश्योर दैट बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन बी स्केल्ड एंड कवरेज मेजर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट का गठन किया टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ द वेरियस इनिशिएटिव्स अंडर द पॉलिसी। तो जो भी प्रोग्रेस और जो भी एवोल्यूशन की बात होगी PIU करेगी। फर्दर द PIU इज हाउस्ड इन MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइज के अंदर ही इसकी ऑफिस होगी। सेक्रेटरी एज ए चेयरपर्सन है, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम नीति आयोग। तो सेक्रेटरी जो होगा हमारी इसका चेयरपर्सन होगा, और अदर मेंबर्स भी उनको नॉमिनेट कर दिए जाएंगे फ्रॉम द MSDE
और रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन वगैरह मेंबर वगैरह वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देंगे। अब नीति आयोग को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। एंड पीआईओ विल बी रेस्पॉन्सिबल टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो जो पीआईओ जो भी काम अपना रिपोर्ट वगैरह एनालिसिस मॉनिटरिंग करेगी वो कहाँ जमा करेगी, एनएसडीएम को वहाँ रिपोर्ट करेगी। और एनएसडीएम का काम क्या है फिर, एनएसडीएम it will present its report finding to steering committee of the mission every quarter। तो NSDM क्या भेजेगा उसको, स्टीयरिंग कमेटी जो है इसकी NSDM की, वहाँ पे हर क्वार्टर में उसको सबमिट करता रहेगा, भैया ये काम चल रहा है, ये काम चल रहा है, इस तरीके से। 5 साल का टारगेट सेट किया गया कि 5 साल के बाद इसका इम्पैक्ट असेसमेंट होगा कि क्या इम्पैक्ट रहा है इस पॉलिसी का। 2020 में होना था पर 2020 की वजह से, कोरोना की वजह से ये जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो क्वेश्चन इसमें भी ये हो सकता है कि द इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ द नेशनल स्किल पॉलिसी ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 इज ड्यू ऑन विच ईयर। तो ऐसे लिख सकते हैं, तो 2020 है, 5 साल, या तो पहले 5 साल को पूछ लिया कितने 5 साल कितने दिया, या फिर 2000 डेट पूछ सकता है। ओके, हमने नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप खत्म किया। आगे स्टार्ट करते हैं एमपी यूथ पॉलिसी 2023। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमपी किसी भी एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।